होप आप लोग सब अच्छे हो गए। आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी है ये सेक्शन 6(3) में मेंशन है। कहाँ मेंशन है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। उसको हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे, चलो क्या क्या पढ़े थे। पहले सेक्शन 6 पढ़े थे। 6(1) बिलोंग्स टू रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सेक्शन 6(2) बिलोंग्स टू रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, फार्म एंड AOP, एंड सेक्शन 6(3) बिलोंग्स टू रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 6(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, दिस सेक्शन डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। क्लियर? ओके। सेकेंड पॉइंट लिखने से पहले हम लोग देखते हैं जो सेक्शन 6(3) है वो दो टाइप में डिवाइड हुआ है। व्हाट आर द दो टाइप? वन इज इंडियन कंपनी, ओके। सेकेंड वन इज फॉरेन कंपनी। क्लियर? ये जो 6(3) है इंडियन कंपनी का बारे में 6(3)(1) में मेंशन है। फॉरेन कंपनी के बारे में 6(3)(2) में मेंशन है। क्लियर? इंडियन कंपनी जो इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी एक्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन कंपनी के बारे में बता रहा है, वो सिंपल सा चीज बता रहा है। 6(3) में मेंशन है, वो 6(3)(1) बोल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन कंपनी। 6(3)(2) डिसाइड करेगा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट, हमेशा याद रखो, पहले तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है व्हाट इज इंडियन कंपनी एंड व्हाट इज फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी मीन्स ए कंपनी which is registered under Indian Companies Act 2013 or any other previous company law, that is 1956 company law। इंडियन कंपनी का मतलब क्या है? जो भी कंपनी 2013 कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है और एनी अदर प्रीवियस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियन कंपनी। अदर देन इंडियन कंपनी द एक्ट, और सिंपल सा मतलब द कंपनी विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट एंड एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट इज नोन एज फॉरेन कंपनी। क्लियर? पहला पॉइंट खत्म हो गया। समझ में आया व्हाट इज इंडियन कंपनी और हु इज इंडियन कंपनी, हु इज फॉरेन कंपनी। फिर हमारा बोल रहा है कि इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट। Clear? What is Indian company? Indian company is always resident। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? हम लोग पढ़े थे कि दो टाइप का चीज होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। एक होता है रेसिडेंट, नेक्स्ट होता है नॉन रेसिडेंट। फिर इंडिविजुअल और HUF के लिए क्या होता है? रेसिडेंट दो टाइप का होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉटर्नल रेसिडेंट। तुम बोलोगे सर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉटर्नली रेसिडेंट ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने आपको सेक्शन 5 में बताया था। सेक्शन 5 में बोल रहा है किसी का कितना इनकम टैक्सेबल होगा वो हमको कहां से पता चलेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस से पता चलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन 5 क्या बोल रहा था? स्कोप ऑफ इनकम। ये सिंपल सा चीज बोल रहा है कि भाई किसका कितना इनकम टैक्सेबल होगा वो हमको कहां से पता चलेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस से पता चलेगा। ये रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा जानना बहुत जरूरी है। तो ये बोल रहा है 6(3) डील्स विथ कंपनीज रेसिडेंशियल स्टेटस, 6(3)(1) डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन कंपनी, सेक्शन 6(3)(2) डील्स रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी। क्लियर? तो 6(3)(1) बोल रहा है एवरी इंडियन कंपनी इज रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? जो भी इंडियन कंपनी है सब हमेशा रेसिडेंट ही होगा। इंडियन कंपनी का मतलब क्या है? द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013
और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, दैट्स ऑल। ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। क्लियर? अभी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 632 बोलना पड़ेगा। ये सिंपल सा चीज बोल रहा है कि भाई देखो, अगर ये फॉरेन कंपनी है तो आपको दो कंडीशन फॉलो करना, दो कंडीशन में कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है ये चेक करना पड़ेगा। ये सिंपल सा चीज बोल रहा है, देखो, इफ टर्नओवर, देखो ये डायग्राम में थोड़ा ऊपर करवाता हूं इधर, क्या था रे? 6-3, दो टाइप में डिवीजन हुआ था। क्या था? पहला वाला 6-3-1, ये था 6-3-2, ये था इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी क्या होता था? ऑलवेज रेसिडेंट। क्लियर? अभी हम लोग क्या पढ़े थे? 6-3 में क्या टू मेंशन है? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी ये बोल रहा है कि भाई जो फॉरेन कंपनी है उसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट वन हो गया टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 50 करोड़। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई देखो, फॉरेन कंपनी है क्या? इंडियन कंपनी है, डायरेक्टली बोल दो रेसिडेंट। फॉरेन कंपनी है, उसको दो क्वेश्चन पूछो कि भाई तेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और तेरा टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो उसको डायरेक्टली बोल दो नॉन रेसिडेंट। फिर से बोल रहा हूं, अगर इंडियन कंपनी है डायरेक्ट उसको रेसिडेंट बोल दो। अगर ये फॉरेन कंपनी है उसको दो क्वेश्चन पूछो कि भाई तेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और 50 करोड़ से कम है या 50 करोड़ से इक्वल है। अगर तेरा टर्नओवर 50 करोड़ से इक्वल है और 50 करोड़ से कम है तभी उसको डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट बोल दो। अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है उसको फिर से दो क्वेश्चन पूछो। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसको दो क्वेश्चन पूछो। वेदर POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्या है रे? POEM, व्हाट इज इट? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या बोल रहा है? अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है उसको क्वेश्चन पूछो कि भाई धरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। दो क्वेश्चन पूछो, तेरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। अगर तेरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसको डायरेक्टली बोल दो कि भाई तू नॉन रेसिडेंट है। अगर तेरा प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया है तभी उसको डायरेक्टली बोल दो रेसिडेंट है। फिर से बताऊं, देखो एकदम इजी चैप्टर, एकदम इजी है, बहुत कंफ्यूजन टोटली मत करना है इसको। पहले क्या करना है आपको, 6(3) में कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले क्या करो, 6(3) में दो चीज मेंशन है, 631, 632। 631 डील्स विथ इंडियन कंपनी, 632 डील्स विथ फॉरेन कंपनी। क्लियर? 632 डील्स विथ फॉरेन कंपनी। अगर पहले 631 बोल रहा है इफ इट इज एन इंडियन कंपनी विदाउट हैविंग एनी क्वेश्चन यू सेज दैट इट इज रेसिडेंट इन इंडिया। ये क्या हो गया? ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी है उसको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ये इंडियन कंपनी है तो
तो डायरेक्टली बोलो ये क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया है। अगर ये फॉरेन कंपनी है, उसको दो क्वेश्चन पूछो कि भाई तेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है क्या, और तेरा 50 टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम है। अगर 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम है तो उसको बोल दो भाई तू नॉन रेसिडेंट है। अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसको दो क्वेश्चन पूछो। पोएम अगर प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो उसको रेसिडेंट बोलो। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तभी इसको नॉन रेसिडेंट बोलो। क्लियर, समझ में आया? फटाफट ये चार्ट नोट आउट करवाओ, जल्दी नोट करो। ओके, क्लियर हो गया? फिर से बोल रहा हूं, ये सिंपल सा चीज दो बात बोल रहा है क्योंकि भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेदर आप लोग बीकॉम पढ़ो, मास्टर डिग्री पढ़ो, या जो भी टैक्स प्लानिंग एक सब्जेक्ट आएगा मास्टर डिग्री में, चार्टर्ड पढ़ो, कस्टिंग पढ़ो, कंपनी सेक्रेटरी पढ़ो, जो भी पढ़ो, ये ना बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो ये क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स सेक्शन 63 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील्स 1961 डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। दो चीज बोल रहा है कि सेक्शन 31 बोल रहा है, सेक्शन 632 बोल रहा है। सेक्शन 631 क्या बोल रहा है कि भाई देखिए इंडियन कंपनी है क्या, अगर इंडियन कंपनी है तो उसको रेसिडेंट बोल दे। अगर ये फॉरेन कंपनी है उसको दो क्वेश्चन पूछ, तेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और या 50 करोड़ से कम है। 50 करोड़ से कम है तो डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट बोल दे। अगर 50 करोड़ से ज्यादा है फिर उसको दो क्वेश्चन पूछ, पोएम इन इंडिया है, पोएम आउटसाइड इंडिया है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया पे है उसको रेसिडेंट बोलो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया में, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया, उसको नॉन रेसिडेंट बोलो। तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपका क्वेश्चन क्या आएगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? वो हम लोग 2 मिनट में डिस्कशन करेंगे। पहले इसको मिटाते हैं, हम लोग जितना लिखे उसको नोट आउट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम हो गया ना, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहले डायग्राम नोट करवाओ। आई होप आप कर दिए होगे। अभी हम चलते हैं। क्योंकि देखो ये आपके एग्जाम में प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, फिर ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये जो नोटिफिकेशन आया था पोएम का हम लोग लिखेंगे एकदम क्लैरिफाई करके। तो पहले हम लोग क्या लिखे रहे, दिस सेक्शन डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। नेक्स्ट 631 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 says that all Indian company is resident in India। क्या बोल रहा है 631? इनकम टैक्स एक्ट 1961 says that all Indian companies resident in India। फिर क्या बोल रहा है, इंडियन कंपनी का मतलब क्या है? इंडियन कंपनी मीन्स द कंपनी which is registered under Company Act 2013 और
any other previous company law. क्लियर? आई होप समझ में आया होगा इतना तक. नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 632 डील्स विथ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी. लिखो फटाफट, नोट आउट करवाओ. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉरेन कंपनी. क्लियर? क्या बोल रहा है ये? इफ द फॉरेन कंपनी having turnover less than equals to 50 crore, then the company is non-resident. Next point, क्या बोल रहा है? If the foreign company having turnover less than equals to 50 crore, then the company is non-resident. The company having turnover exceeds 50 crore and having poem in India is resident if poem is outside India, then non-resident. क्लियर? समझ में आया क्या बोल रहा है? If the foreign company having turnover less than equals to 50 crore, then the company is non-resident. If the company having turnover 50 crores and having poem in India is resident. If poem is outside India, then it is known as non-resident. Next important point, what is poem? Poem stands for place of effective management. What is poem? Poem is the place of effective management. अब इतना तक नोट आउट करवाओ. फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का क्या लॉ है, कैसे निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं. फटाफट इतना नोट आउट करवाओ. निकालना पड़ेगा. और एक बात सुनो, जब गवर्नमेंट पहले क्या था, ये हमारे पोएम नहीं था. ये क्या बोल रहा था पहले, जब ये पोएम का कंसेप्ट नहीं आया था. ये और एक चीज याद रखो, ये जो पोएम का कंसेप्ट है, इट इज इंटरनेशनली बेस्ड कंसेप्ट. ये जो सब कंसेप्ट है कहाँ पे बेस है, और एक लाइन लिख लो फिर मजा आएगा. पोएम इज इंटरनेशनली बेस्ड कंसेप्ट. बेस्ड कंसेप्ट कहाँ बेस्ड है? इंटरनेशनल बेस्ड है. देखो, जब पहले इंडिया में क्या चल रहा था, इंडिया में चल रहा था कि भाई प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, अगर तेरा फुल प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में है
तभी उसको हम लोग रेसिडेंट मानते थे। अगर तेरा टोटल और फुल प्लेस ऑफ मैनेजमेंट और होल प्लेस ऑफ मैनेजमेंट अगर इंडिया में नहीं है तो हम उसको फॉरेन और नॉन रेसिडेंट मानते थे पहले, जब पोएम का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तभी प्रॉब्लम क्या होता था, थोड़ा याद करो, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब जब, और एक चीज हमेशा दिमाग में फिक्स करके रखो, अगर कोई कंपनी रेसिडेंट होता है तो उसको पूरा वर्ल्ड का जितना भी इनकम है सबके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तभी इंडिया में जितना कमाया उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ, सोच लो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा इंडिया का इनकम 10 करोड़ है, आउटसाइड फॉरेन इंडियन फॉरेन का इनकम 10 करोड़ है, तो टोटल और 15 करोड़ है, टोटल मेरा 25 करोड़ का इनकम है। अगर मैं रेसिडेंट हूँ, इंडिया में रेसिडेंट हूँ, तो टोटल 25 करोड़ में मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ तो मुझे ओनली 10 करोड़ इंडियन इनकम में टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या, पहले क्या कंसेप्ट था, इफ होल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन इंडिया then it is in resident company, if whole management control in not in India then it is a non resident company। तो जो भी फॉरेन कंपनी होता था वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि हमेशा एकदम इंडिया में बिजनेस करते थे, पैसा प्रॉफिट ज्यादा कमाते थे, बाहर का इंडिया का मेन मोटो उनका बिजनेस होता था। वो लोग क्या करते थे, एकदम प्लान क्या करते थे कि एक दो बोर्ड मीटिंग वो जब बाहर कर लेते थे। अगर एक दो बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हो गया तो होल बिजनेस मैनेजमेंट इज नॉट इन इंडिया, तो उनको एकदम 10 लाख के ऊपर ही टैक्स देना पड़ता था। तो इसीलिए गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू लॉस होता था। हम लोग एक पढ़ेंगे कि एक होता है टैक्स, 3 वर्ड होता है, एक टैक्स प्लानिंग, एक टैक्स एवाजन, वन इज टैक्स एविडेंस। इसको एक कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं टैक्स एविडेंस। टैक्स का एविडेंस करते थे कंपनी, इसीलिए एक इंटरनेशनल बेस्ड जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अभी आया, पहले क्या था, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंसेप्ट को हम लोग एकदम हटा दिए, फिर एक नया कंसेप्ट आया क्या, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जब गया कंफ्यूजन हो गया। कहाँ कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ बोल दिया कि पोएम इज पोएम स्टैंड्स प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, अगर वो इंडिया में है तो इंडिया में माना जाएगा और आउटसाइड इंडिया में है तो आउटसाइड इंडिया में माना जाएगा। तो तभी कंफ्यूजन आया कि भाई पोएम हम लोग कैसे निकालेंगे। तभी एक सर्कुलर आया, नोटिफिकेशन आया, वो सर्कुलर के अंदर हमको क्लैरिफिकेशन मिला कि पोएम कैसे निकालेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। सर्कुलर नंबर में भी बताऊंगा, सर्कुलर 6 2017 में 6 नंबर सर्कुलर था, क्लैरिफिकेशन ऑफ पोएम। आई होप आप इतना लिखे होंगे। फिर मैं इसको मिटाता हूँ, पोएम का डिस्कशन करते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, आप ध्यान देते जाओ, फिर देखना फटाफट कितना खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पूरा एकदम ध्यान देके देखो इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कहाँ मेंशन था रे, याद रखो, सर्कुलर 6 2017, सर्कुलर 6 2017 में ये मेंशन हुआ। ये क्या बोल रहा है देखो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, place of effective management is treated as outside India if the following two conditions are satisfied। क्या बोल रहा है, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। अगर आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा,
नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर दो कंडीशन फॉलो हो रहा है तभी हम इसको क्या बोलेंगे, तो भी क्या होगा, आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। आउटसाइड इंडिया मतलब अगर पोएम आउटसाइड इंडिया है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो गया। क्लियर, फटाफट नोट करो जल्दी। क्लियर, जो दो कंडीशन है क्या है वो दो कंडीशन देखो। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहा है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। इफ अगर एक्टिव बिजनेस मेरा आउटसाइड इंडिया में है तभी हम लोग क्या मानेंगे, पोएम आउटसाइड इंडिया है मानेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया। फिर से बोल रहा हूं, ये बोल रहा है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज ट्रीटेड एज आउटसाइड इंडिया इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मेरा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं होगा। क्लियर, क्या बोल रहा है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा हूं, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहा है, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है और मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया है तभी उसको हम पोएम आउटसाइड मानेंगे और नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई किसी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया है, इसका मतलब उसका पोएम भी आउटसाइड इंडिया है और उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट मानेंगे। इसका पॉइंट नीचे लिखता हूं, इफ दी फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाइड, if the above two conditions satisfied, if the above two conditions satisfied, then the place of effective management is treated as outside India and it becomes non-resident। क्लियर, समझ में आया क्या बोल रहा है। सर्कुलर 6/2017 में बोला कि भाई अगर तेरा पोएम आउटसाइड इंडिया है तो तुझे नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा। पोएम आउटसाइड इंडिया कब माना जाएगा, पोएम आउटसाइड इंडिया दो केस अगर और दो कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसका पोएम आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। पहला पॉइंट एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, दूसरा पॉइंट मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया। तो हमको अभी क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। कभी हम लोग मानेंगे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। फटाफट ये पॉइंट पहले लिख लो, फटाफट ये नोट आउट करवाओ। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, 4 कंडीशन है, फटाफट लिखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करवाओ। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है। ये बोल रहा है ए कंपनी is said to be active business outside India if the following conditions are satisfied।
देखो ये क्या बोल रहा है, पहले तो बोला भाई पोएम आउटसाइड इंडिया होगा, कब होगा, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया। अभी बोल रहा है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होने के लिए फॉलोइंग कंडीशंस फॉलो होना चाहिए, 4 कंडीशन से। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है पैसिव इनकम is not more than 50% of total income। क्या बोल रहा है, पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50%। इसका मतलब 50 और लेस देन 50 होना चाहिए, किसका, टोटल इनकम का। पैसिव इनकम क्या आएगा मैं 2 मिनट में बताता हूं आप लोग। पैसिव इनकम यहाँ है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। सेकंड पॉइंट बोल रहा है टोटल एसेट, और ऐसे लिखो द एसेट इन इंडिया, द एसेट इन इंडिया is less than 50% of total asset of company। क्या बोल रहा है, the asset in India is less than 50% of total asset of company। क्या बोल रहा है, देखो सोच लो, ये कंपनी का इंडिया में कुछ एसेट्स है, यूएसए में कुछ एसेट्स है, टोटल एसेट्स है 100 करोड़, इंडिया में है 40 करोड़ का, यूएसए में है 60 करोड़ का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये पहला पॉइंट छोड़ दो, पैसिव इनकम में 1 मिनट में डिस्कशन करते हैं। सेकंड वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, द एसेट इन इंडिया इज लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ कंपनी। ये टोटल उस कंपनी का, सोच लो एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी का 100 करोड़ का एसेट है, इंडिया में 40 करोड़ का है, यूएसए 60 करोड़ का है। दिस 40 करोड़ इज लेस देन 50%। अगर ये 50% लेस देन है तो क्या माना जाएगा, आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। ये अगर इंडिया में 60 करोड़ होता तभी इनसाइड इंडिया माना जाता। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल द एसेट्स इन इंडिया is less than 50% of the total assets of company। the total assets of company, total 100 करोड़ है, अगर 40 करोड़ और 50 करोड़ से कम एसेट इंडिया में है तो इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। और ये जो 50% मतलब 50 करोड़ से ज्यादा है इंडिया में एसेट तो इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा। और इंडिया में क्या माना जाएगा, इसका आउटसाइड इंडिया में बिजनेस नहीं है, इंडिया में बिजनेस है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मैं एकदम समझाएंगे, फिर से समझाएंगे, टाइम लो, आराम से पढ़ो। पॉइंट नंबर 3 वही बोल रहा है, दी टोटल और दी रेसिडेंट एम्प्लॉइज, that is the number of Indian employees, the number of Indian employees is not more than 50% of टोटल एम्प्लॉइज। ये भी वही बात बोल रहा है। सोच लो ये कौन सा बिजनेस है, एबीसी बिजनेस है, उसमें कितना है 10,000 एम्प्लॉय है, 2 पार्ट है, एक इंडिया में है एक यूएसए में है। अगर उसका एम्प्लॉय 5,000 से कम है इंडिया में तभी हम लोग मानेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब निकालो, अगर इंडिया में 5,000 से कम है तो यूएसए में 5,000 से ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अगर यूएसए में 5,000 से ज्यादा होगा तो आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। ये अगर इंडिया में 5,000 से कम है
या यूएसए से 5000 से ज्यादा है, दोनों को क्या माना जाएगा, आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अगर इंडिया में 5000 से कम है तो ये इनसाइड इंडिया माना जाएगा। क्लियर, फिर से बोल रहा हूं, द रेसिडेंट एम्प्लॉय दैट इज द नंबर ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज इज नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये क्या बोल रहा है भाई, 10,000 जो एम्प्लॉय है, 10,000 एम्प्लॉय से अगर 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉय, इसका 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉय यूएसए में काम कर रहे हैं और 5,000 से कम एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहा है, दोनों का दोनों द एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट 4, द पेरोल एक्सपेंसेस, the payroll expenses of employees in India is less than 50% of total payroll expenses। क्या बोल रहे हैं, देखो मेरे पास जो एम्प्लॉय है, सोच लो टोटल मेरा एम्प्लॉय को देने के लिए खर्चा हो रहा है 1 लाख। टोटल में कितना खर्चा कर रहा हूं, एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए, वेजेस देने के लिए 1 लाख खर्चा कर रहा हूं। अगर वो खर्चा इंडिया में हो रहा है, आउटसाइड इंडिया में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, अगर 50,000 से कम इंडिया में हो रहा है और 50,000 से ज्यादा यूएसए में हो रहा है, तब भी उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अगर उसका इंडिया में एक्सपेंसेस 50,000 से ज्यादा हो रहा है, एक्टिव बिजनेस इनसाइड इंडिया माना जाएगा। इंडिया में 50,000 से कम एक्सपेंसेस हो रहा है तो इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। मैं फिर से 3 कंसेप्ट निकलता हूं, इधर देखो 3 कंसेप्ट। एक हो गया एसेट, एक हो गया पेरोल, एक हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सोच लो एसेट कितना था रे, 100 करोड़ का था। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना था, 10,000 था। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना था, 10,000 था। पेरोल कितना था, 1 लाख था। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर 100 करोड़ का टोटल एसेट है तो इसका 50 करोड़ हो गया 50%, इसका 5,000 हो गया 50%, इसका 50,000 हो गया 50%। तो ये सिंपल सा बात बोल रहा है, अगर 50 करोड़ से कम एसेट इंडिया में है तो इसका रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया बिजनेस माना जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, 50 करोड़ से कम एसेट इंडिया में है तो उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अगर 5,000 नंबर ऑफ एम्प्लॉय से कम एम्प्लॉय इंडिया में है तो इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। इसका पेरोल एक्सपेंसेस 50,000 से कम है तभी भी उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। फिर से बोल रहा हूं एक बार, ये 3 कंडीशन बताया। पहला कंडीशन हम लोग अभी नहीं देखे, पहला कंडीशन 2 मिनट में देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल, दूसरा तीसरा फोर्थ क्या बोल रहा है कि भाई अगर इसका इंडिया में एसेट 50% से कम है तो इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अगर इसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंडिया में 50% से कम है तो इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अगर उसका पेरोल एक्सपेंसेस 50% से कम है फिर भी उसका इनकम और उसका रेसिडेंशियल और उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। आई होप तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ। क्लियर, तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। देखो पहले इसको फटाफट लिखो, क्या लिखते हैं, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। सॉरी, व्हाट इज, हम लोग को अभी क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो ये बोल रहा था, फिर से मैं इधर आता हूं। अभी ये क्या बोल रहा था भाई, अगर प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में है तो उसको रेसिडेंट बोलेंगे,
अगर प्लेस ऑफ मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। प्लेस ऑफ रेसिडेंट और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम लोग आउटसाइड इंडिया मानेंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया सेटिस्फाई हो रहा है तभी इसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों का दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उसका पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे, उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। फिर बोल रहा है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हम लोग को कब मानना पड़ेगा, अगर ये चार कंडीशन फॉलो हो रहा है, चारों का चारों कंडीशन फॉलो हो रहा है तभी हम लोग मानेंगे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। चारों कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। नेक्स्ट इज इंडियन एसेट और अमाउंट ऑफ द एसेट इन इंडिया इज लेस देन 50%, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पेरोल एक्सपेंसेस इज 50% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर ये चार कंडीशन फॉलो हो रहा है तभी हम लोग मानेंगे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट पॉइंट मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं कि देखो जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम का मतलब क्या है। पैसिव इनकम मींस, पैसिव इनकम मींस the aggregative of पॉइंट नंबर वन, दो चीज का एग्रीगेट को हम लोग पैसिव इनकम मानेंगे। पॉइंट नंबर वन क्या बोल रहा है, परचेज एंड सेल्स, परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शन बिटवीन, परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएट एंटरप्राइजेस। पॉइंट नंबर टू बोल रहा है रॉयल्टी, रेंट, कैपिटल गेन इनकम। फिर से बता रहा हूं, पैसिव इनकम का मीनिंग क्या है, परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइजेस। तुमको फिर से क्वेश्चन आएगा सर एसोसिएट, कितना लिंक निकल के आ रहा है, देखो मजा आएगा पढ़ने में, कहां से कहां वर्ड निकल के आ रहा है। तुम बोलोगे सर एसोसिएट एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है, एक वर्ड अभी आप लोग मानते चलो, जब हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ेंगे, बिजनेस इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ेंगे तभी ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस आएगा। एसोसिएट एंटरप्राइजेस का मतलब अभी आप लोग मानते चलो रिलेटेड एंटरप्राइजेस। देखो मैं बोल रहा हूं, आप अभी मानते चलो रिलेटेड एंटरप्राइजेस, जब मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ाऊंगा रिलेटेड एंटरप्राइजेस एसोसिएट एंटरप्राइजेस में फर्क क्या है मैं बाद में पढ़ाऊंगा आप लोग को, टेंशन मत लो। बस थोड़ा सा याद रखो, अगर भाई टोटल मेरा सोच लो, टोटल टर्नओवर मेरा कितना है, टोटल टर्नओवर सोच लो 500 करोड़ है। ये बोल रहा है कि पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। इसका मतलब अगर तेरा पैसिव इनकम 250 करोड़ से कम है, अच्छे से सुनो, टोटल इनकम 500 करोड़ है, पैसिव इनकम 250 क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन 50%। इसका मतलब 250 करोड़ से कम है तभी उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। तेरा टोटल इनकम 500 करोड़ है बिजनेस का, बट उसका जो पैसिव इनकम है 250 करोड़ से कम है, तो उसका क्या माना जाएगा, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मानने के लिए मुझे चार कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50%, तो ये 250 करोड़ से कम है। पैसिव इनकम अगर 250 करोड़ से कम है तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया क्या हो गया, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो गया। अगर एसेट, टोटल एसेट 50% से कम है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 50% से कम है इंडिया में,
एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर टोटल पेरोल एक्सपेंसेस 50% से कम है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर ये चारों का चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, चारों का चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर ये चारों का चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। ये जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम का मतलब क्या है? पैसिव इनकम मींस द एग्रीगेटिव ऑफ परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइजेस। सेकंड वन बोल रहा है रॉयल्टी, रेंट, कैपिटल गेन इनकम। ये तीनों इनकम के हम लोग क्या मानेंगे? पैसिव इनकम मानेंगे। क्लियर? आई होप क्लियर में समझ गया होगा। तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब पता चल गया कि भाई एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हम कब बोलेंगे? जब ये चारों पॉइंट सेटिस्फाई होगा। चारों पॉइंट क्या क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। सेकंड पॉइंट बोल रहा है टोटल एसेट्स इन इंडिया इज लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज लेस देन 50% इन इंडिया ऑफ टोटल एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय जितना है उससे कम इंडिया में है, 50% से कम इंडिया में है। लास्ट पॉइंट बोल रहा है पेरोल एक्सपेंसेस भी अगर 50% से कम है इंडिया में तभी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया। इसको हम लोग लिखते हैं मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है? देखो व्हाट इज मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग? इफ ये हो गया, इसके बाद ये पॉइंट लिखना इफ द 50% more than 50%, if more than 50% of board meeting, if more than 50% of board meeting is outside India, then it is treated as majority board meeting आउटसाइड इंडिया। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कितना। फटाफट ये पॉइंट नोट आउट करवाओ, फिर हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। फटाफट बना के देखते हैं क्या क्या होगा। फटाफट ये चार्ट बनाओ और लिख लो इतना। आई होप आप लोग लिख लिए होगे। देखो अभी मैं एकदम एक अच्छा सा डायग्राम करके आपको समझा देता हूँ क्या होता था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तो बोल रहा हूँ एकदम आपको रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फिक्स करके चलो, अपने आप याद रह जाएगा। और सीए आप लोग जहां भी कोर्स पढ़ोगे, प्रोफेशनल कोर्सेज, ये चीज आपको बहुत काम आने वाला है। देखो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक चीज डिसाइड करना, हमको क्या निकालना का है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। पहले क्या करो, 2 में डिवाइड करो, इंडियन कंपनी, नेक्स्ट वन इज फॉरेन कंपनी। ओके, नेक्स्ट वन फॉरेन कंपनी को फिर से 2 टाइप में डिवाइड करो, टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़, टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 50 करोड़। क्लियर? अगर टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़ है, उसको पहले 2 कंडीशन पूछो, क्या पूछना पड़ेगा? पोएम इन इंडिया, पोएम आउटसाइड इंडिया, पोएम आउटसाइड इंडिया। क्लियर? अब भी 2 लिखो।
अगर पोएम आउटसाइड इंडिया है और टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 50 करोड़ है, दोनों को हम लोग क्या मानेंगे? नॉन रेसिडेंट। क्लियर? अगर भाई मेरा देखो ये लिंक बना लो, टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ है, नॉन रेसिडेंट, पोएम आउटसाइड इंडिया है, वो भी नॉन रेसिडेंट आएगा। अभी हमको क्या लिखना पड़ेगा? वेदर इंडियन कंपनी हो या पोएम इन इंडिया हो, दोनों को क्या आएगा? रेसिडेंट। क्लियर? अगर इंडियन कंपनी है ऑलवेज रेसिडेंट, पोएम इन इंडिया है ये भी रेसिडेंट आएगा। अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा? पोएम निकालना पड़ेगा। पोएम निकालने के लिए क्या करना है? पोएम आउटसाइड इंडिया, पोएम आउटसाइड इंडिया, दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या दो कंडीशन? पोएम आउटसाइड इंडिया कब होगा? दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। एक्टिव बिजनेस, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो पोएम आउटसाइड इंडिया होगा। फिर क्या बोल रहा है रे? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया है, तभी भी क्या माना जाएगा? पोएम आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा है? पोएम आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या हो गया रे? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी पोएम क्या मानेंगे। अगर यस हो गया, अगर नो हो गया, नो हो गया तो क्या माना जाएगा? अगर पोएम आउटसाइड इंडिया है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया, पोएम आउटसाइड इंडिया, ये क्या हो गया? यस। यस हो गया तो पोएम आउटसाइड इंडिया। अगर ये नो हो गया तो पोएम इनसाइड इंडिया। ओके? क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी हम लोग देखेंगे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है। फर्स्ट पॉइंट, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। पॉइंट नंबर 1, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम इज, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 क्या आएगा? पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा? 3, 4 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 1, पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन टोटल इनकम। पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा? assets in India, assets in India less than 50% of total assets, number of employees in India is less than, number of employees in India is
लेस देन 50% ऑफ total employee payroll expenses in India, payroll expenses in India is less than 50% of total payroll एक्सपेंसेस। क्लियर। नेक्स्ट ये हो गया एक्टिव बिजनेस। नेक्स्ट हो गया मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग। मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या आएगा? इफ 50% of if less than 50%, if less than 50% of board meeting in India, क्या बोल रहा है? if less than 50% of board meeting in India। अभी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। क्लियर। देखो एक डायग्राम में आपका एकदम टोटल पूरा रहेगा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है रे? एग्रीगेट ऑफ, इधर नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा सा चार्ट बनाते। एग्रीगेट ऑफ क्या क्या आएगा? दो चीज आएगा। फर्स्ट वन देखो, मैं तब भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं, हमारा दो चीज आएगा। एसोसिएट एंटरप्राइजेस आपको अभी जरूरत नहीं है, जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एग्रीगेटिव ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट enterprises and royalty rent royalty rent and capital gain income। क्लियर। ये टोटल हमारा है आज का क्लास का समरी। पहले क्या करना पड़ेगा? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी, टर्नओवर चेक करो, टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। ये भी आप अगर पूरा क्लैरिफाई होना चाहते हो, ये जो क्लैरिफिकेशन टर्नओवर का कब आया था रे? सर्कुलर नंबर 8 2017, ये क्लैरिफिकेशन तब आया था। और कहाँ क्लैरिफिकेशन? पोएम का क्लैरिफिकेशन कब आया था? सर्कुलर नंबर 606 2017, ये भी मैं इधर लिख रहा हूँ। क्लियर। तो देखो क्या बोल रहा है? फॉरेन कंपनी है तो दो चीज देखना पड़ेगा, टर्नओवर एक्सीड्स इंडिया, टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 50 करोड़। टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 50 करोड़ डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट है जाएगा। टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़, उसको दो क्वेश्चन पूछो, पोएम इन इंडिया, पोएम आउटसाइड इंडिया। पोएम इन इंडिया है तो रेसिडेंट होगा, पोएम आउटसाइड इंडिया है नॉन रेसिडेंट होगा। पोएम आउटसाइड इंडिया के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया
एक्टिव मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया, अगर दो कंडीशन फॉलो कर रहा है तो पोएम आउटसाइड इंडिया हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो गया। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया, ये दोनों कंडीशन कोई भी एक और दोनों का दोनों फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, पोएम इन इंडिया हो जाएगा, ये रेसिडेंट हो जाएगा। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चार कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन टोटल इनकम, assets in India is less than 50% of total assets, number of employee in India is less than 50% of total employee, payroll expenses of India is less than 50% of total employee, total expenses। अगर ये चारों का चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या हो गया, इफ लेस देन 50% ऑफ बोर्ड मीटिंग इन इंडिया, तो क्या माना जाएगा, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए क्या देखा जाएगा, सॉरी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का ही नहीं है, ये पैसिव इनकम का है। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम हमको कहाँ मिलेगा, एग्रीगेटिव ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइजेस एंड रॉयल्टी, रेंट एंड कैपिटल गेन इनकम, ये सब मिला के क्या आएगा, पैसिव इनकम आएगा। क्लियर। तो आज के क्लास में पूरा इतना टोटल हम लोगों ने डिस्कशन किए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।